नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आरओ यारो की परीक्षा और हिंदी का महत्व केवल प्रीलिम्स में नहीं बल्कि मेंस में, जितना प्रीलिम्स में उससे ज्यादा मेंस में। पहला पड़ाव प्रीलिम्स, बिना हिंदी के प्रीलिम्स पास नहीं होगा। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो आज जान लीजिए। 200 नंबर के पेपर में, 200 नंबर का जो प्रीलिम्स का पेपर है, 200 नंबर के पेपर में हिंदी की जो सहभागिता है वो 60 नंबर की है। तो आप सोचेंगे कि हम जीएस में ज्यादा स्कोर कर लें, हिंदी में कुछ कर लेंगे और काम हमारा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जीएस में बहुत करेंगे तो 80 सही होगा और हिंदी में थोड़ी सी मेहनत कर देंगे। अंतिम एक महीने कैसे करेंगे मेहनत वो मैं बताने जा रहा हूं। तो आपका यहां पर 55 प्लस सही हो जाएगा। 140 में 80 और 60 में 55 प्लस, ये रेशियो देखिए। हिंदी के बिना ये स्कोर आप नहीं ला सकते जो कट ऑफ से ऊपर हो और सेफ हो। 10 से 15 नंबर अगर आपको बढ़ा के चलने हैं, कट ऑफ से ऊपर आपको लाने हैं, तो हर हाल में आपको हिंदी अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। इन 30 दिनों में हिंदी में ऐसा क्या करें कि आपकी हिंदी हर हाल में सही हो जाए। साल भर आपने क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, पढ़ा तो नहीं समझ में आया, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब अगर ये आप पूरा काम जो मैंने एक आपके लिए 30 दिनों के लिए तैयार किया है ये कर लेते हैं, इस रणनीति को फॉलो कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका पेपर अच्छा ही होगा। अंतिम 30 दिनों की रणनीति में सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप जरा सिलेबस को देखिए, कितना छोटा सिलेबस है। और उससे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं कि वेल डिफाइंड सिलेबस है। जीएस का सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं है। जीएस में कब कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए ना आपको पता है, ना हमें पता है, ना आयोग को पता है। वो कभी कहीं से ज्यादा कहीं से कम। हिंदी में 6 टॉपिक, हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन हर बार जैसे आ रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं, इस बार भी वैसे आएंगे। कभी थोड़े से कठिन, कभी थोड़े से सरल, कठिन आए सरल आए, बस आप ये काम करिए। सबसे पहले तो आप सिलेबस के 6 टॉपिक देखिए जहां से 60 प्रश्न आने हैं। और ये 6 टॉपिक आप देखेंगे तो विलोम, पर्यायवाची, वाक्यों, वर्तनी शुद्धि, तद्भव, तत्सम, विशेष, विशेषण और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन है और 6 टॉपिक है, टोटल 60 क्वेश्चन। अब मैं ये कहने जा रहा हूं कि विलोम आप तैयार करते हैं तो विलोम तैयार कैसे करें कि इन 30 दिनों में आपका ऐसा तैयार हो जाए सब कि हर हाल में आप 10 में 10 विलोम के सवाल सही कर लें। तो आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, विलोम तो बहुत सरल चीज है, हम 6th 7th से पढ़ते आ रहे हैं और छोटे बच्चे भी जानते हैं कि रात का तो दिन होता है, उसमें क्या है। कुछ चीजें बस ध्यान रखनी है। तो अगर इन चीजों को इन 30 दिनों में ध्यान रख के अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी। विलोम तैयार करते समय आपको पता होना चाहिए, अगर डायरेक्ट आपको विलोम शब्द मिल जाता है किसी भी चीज का तो आप बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। रात का दिन है तो अरात नहीं करेंगे, दुरात नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही? रात का दिन है, राजा का रानी है तो राजा का रानी है, अराजा तो होता नहीं है। यानी कि हर जगह उपसर्ग प्रत्यय लगा के नहीं बनाएंगे, लेकिन जहां पर ऐसा नहीं मिलेगा तो आप उपसर्ग का इस्तेमाल करेंगे, संभव का असंभव कर देंगे, न्याय का अन्याय कर देंगे। तो पहला नियम, अगर डायरेक्ट शब्द मिलता है तो आप आ लगा के या कोई भी उपसर्ग प्रत्यय लगा के नहीं बनाएंगे। अर्थ के आधार पर विलोम शब्द, सबसे पहले आप सोचिए कि क्या अर्थ के आधार पर आपको आता है। जैसे मैंने कहा दिन का रात, तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जब आप दिन का रात कह रहे हैं तो दिवस का क्या होगा और दिन का क्या होगा, ये कोटि का अंतर है, ये ध्यान रखना है। दिवस का रात्रि होगा और दिन का रात होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं दिन का भी रात्रि दिवस का भी रात, अगर ये नहीं दिए हुए हैं तब तो हो सकते हैं। लेकिन अगर समान कोटि के विलोम की बात की जाए तो आप समान कोटि में देंगे, जिस तरीके का शब्द होगा उस तरीका का देंगे, संज्ञा का संज्ञा, क्रिया का क्रिया, विशेषण का विशेषण, उसी कोटि में आप उत्तर देंगे। कोशिश करेंगे कि वही शब्द का वर्ग हो जहां से वो पूछा जा रहा है, उसी स्तर के शब्द के साथ उत्तर देंगे। कई बार भावार्थ के आधार पर भी विलोम शब्द निकल जाते हैं। जैसे प्रेम है तो प्रेम का अप्रेम आपको नहीं करना है। प्रेम का उल्टा क्या होता है उसका भाव देखिए, तो किसी से आप प्रेम करते हैं या किसी से आप नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। तो प्रेम का अगर आपके दिमाग में आ रहा है नफरत, तो आप उसको प्रेम के समतुल्य शब्द सोचिए तो घृणा कर दीजिए। सत्य, सत्य में असत्य है ना, सत्य का झूठ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असत्य दिया है तो असत्य ज्यादा सटीक होगा, क्योंकि असत्य शब्द एक प्रॉपर शब्द होता है। तो कहने का मतलब एक कोई वैसा नियम नहीं,
जैसा आप वहां देखिए स्थिति क्या है, क्वेश्चन पेपर में आपसे क्या पूछा गया है, और उसके आधार पर आंसर कीजिए। तो विलोम में ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। विलोम में प्रचलित जोड़ी के आधार पर भी बहुत बार आपको, जैसे ऊपर का नीचे विलोम होता है, आगे का पीछे विलोम होता है, अंदर का बाहर विलोम होता है। तो इस तरीके की प्रैक्टिस करके जाइए कि आपको ये वहां याद आ जाए। कई बार पर्यायवाची भी कई होती हैं जो एक शब्द की उल्टी होती हैं। तो पर्यायवाची और विलोम का अध्ययन अगर आप साथ में करते हैं तब भी आप विलोम शब्द का आंसर सही से दे सकते हैं। और ये जो 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिक्स को एक साथ आपको सम्मिलित करके, मिश्रित करके पढ़ना चाहिए, एक दूसरे से लिंकअप करना चाहिए। जब आप विलोम पढ़ रहे हैं और उसमें कोई शब्द आ गया तो उसके बारे में सोचिए कि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात अगर हम करते हैं तो उसमें क्या इसका अर्थ होता है। आप सोचिए कि ये किस चीज का पर्यायवाची हो सकता है। आप तुरंत सोचिए कि तद्भव और तत्सम में इस शब्द की क्या वैल्यू है, तद्भव तत्सम में ये तद्भव है या तत्सम है। आप तुरंत वाक्य और वर्तनी के बारे में सोचिए कि ये सही लिखा है, ये वर्तनी दोष तो इसमें नहीं है। और विलोम में भी आपको वर्तनी दोष तो ध्यान में रखना ही है। हालांकि यहां पर लिखने का आपको नहीं दिया जाएगा, आपको एक छांटना है, टिक करना है, एमसीक्यू बेस्ड ये पेपर आपका होगा। फिर भी वर्तनी दोष भी अगर उसमें रह जाता है, 2 दिया है, एक सही है एक गलत है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। जैसे दया का पर्याय होता है करुणा, तो करुणा के विलोम आप ऐसे निकाल सकते हैं क्रूरता। अगर डायरेक्टली याद नहीं आ रहा है कि दया का ऐसे विलोम नहीं, तो दया की पर्यायवाची याद करिए, और पर्यायवाची का विलोम याद आ जाए तो वो भी कई बार सेट हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। धैर्य का मतलब संयम, और संयम का विलोम अधैर्य भी हो सकता है, असंयम भी हो सकता है। इस तरीके से आप चीजों को रिलेट करके इसको तैयार कर सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सबसे सरल माना जाता है। इससे सरल पूरे सिलेबस में कोई टॉपिक नहीं है। लेकिन जरा सा चूकेंगे, एक तरीके की चीजों को आप अगर कर रहे हैं, मान लीजिए आपसे कहा गया कि 2 लोगों के, 2 अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग बैठे हुए हैं और उनके बीच में एक व्यक्ति है जो कि दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, ट्रांसलेशन का काम वो कर रहा है। तो लोग कहेंगे कि वो ट्रांसलेटर है, अनुवादक है। लेकिन नहीं, वो है क्या, वो दुभाषिया है। अगर 2 भाषाओं का जानकार है और 2 लोगों के बीच में मध्यस्थता कर रहा है। अगर वो 2 या 2 से अधिक भाषाओं का जानकार है तो वो बहुभाषिया हो जाएगा। अगर वो केवल 2 भाषाओं का जानकार मात्र है, केवल बोलना जानता है, तो द्विभाषी हो जाएगा। ये अंतर होता है कि नहीं होता है। तो भाव और उद्देश्य को आपको देखना है, क्या कहा जा रहा है, उसके अर्थ को समझना है, वाक्यांश को सही से पढ़ना है, उसके मुख्य भाव को समझना है, और फिर उस भाव को व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है उसके बारे में सोचकर यह आंसर आपको देना है। बात समझ में आई? जहां कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में मेंशन करके उसके बारे में बात करके आपको बताऊंगा। जैसे जो मर चुका है तो वो मृत है, जो मर चुका है तो यानी ये मृत हो गया। लेकिन अगर कोई मरने वाला है, बिल्कुल मृत्यु उसकी नजदीक है, तो उसको मृत तो ऐसा कहेंगे नहीं कि वो मृत हो चुका है, उसको कहेंगे मरणासन। जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसको क्या कहेंगे, अनपढ़, है ना। अब कोई कहे कि पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, तो जाहिल आप नहीं कह सकते हैं, जाहिल का अर्थ अलग है ना। आप इसको पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, अनपढ़। तो इस तरीके से सोच विचार कर आप आंसर इसका देंगे। साधारण वाक्यांशों को संज्ञा विशेषण में बदलना भी आपको सीखना चाहिए। जैसे जो डरता नहीं हो वो क्या होगा, निर्भय। जो डरता नहीं है वो निर्भय। जिसे कोई हरा ना सके वो अजेय। जिसमें जान ना हो वो निर्जीव। तो यहां साधारण वाक्यांशों को आपने किसमें बदल दिया, संज्ञा या विशेषण में बदला है। भाई ऐसा व्यक्ति निर्भय, निर्भय क्या है, निर्भय एक विशेषण है कि वो डरता नहीं है, जो डरता ही नहीं है। तो आपने विशेषण के बारे में सोचा, अगर वाक्य पढ़ा फिर आपको लगा ये तो बड़ाई की बात कर रहा है, ये तो विशेषता बता रहा है, तो उसके लिए एक विशेषण शब्द आपने चूज कर लिया। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में वो आसानी से आप उसका उत्तर देख पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। सामान्य जीवन में प्रयुक्त भावों के लिए विशिष्ट शब्द भी आपको जानना चाहिए। जैसे जानवरों का डॉक्टर, तो उसको क्या कहेंगे, पशु चिकित्सक। चिकित्सक अगर आप बोलेंगे तो उसमें सारे चिकित्सक आ जाएंगे। लेकिन अगर जानवरों के डॉक्टर की बात हो रही है तो वो कौन है, वो पशु चिकित्सक है। वो कौन है, पशु चिकित्सक है। बच्चों का डॉक्टर बाल चिकित्सक, महिलाओं का डॉक्टर
महिला चिकित्सक, इस तरीके से होगा ना। हड्डी का डॉक्टर, हड्डी का, इसी तरीके से ऑपरेशन करने वाला वो शल्य हो जाएगा, है ना। तो उसकी प्रक्रिया के आधार पर जो जल्दी क्रोधित हो जाए तो उसको क्रोधी कहते हैं। भारत से प्रेम करने वाला देशभक्त होता है, देशभक्त, देश के साथ भक्ति कर रहा है, मतलब देश की भक्ति कर रहा है तो देशभक्त। तो भावों के आधार पर भी आपको ऐसे जानना होता है। प्रचलित उदाहरणों को कंठस्थ करना तो ठीक है, लेकिन समझ के साथ करिए। जैसे जो दिखाई ना दे वो अदृश्य होता है, जो सुना ना जा सके वो अश्रव्य होता है, और जो समझ में ना आए वो दुर्बोध होता है। कई बार लोग दुर्गम कह देते हैं, जहां जाना कठिन हो। शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्द को तोड़िए। तो दुर्गम यानी कि जहां गमनीय, दुर्गम, जाना कठिन हो, है ना। और दुर्बोध, बोध मतलब समझना, यानी कि जो समझना कठिन हो। तो दोनों में अंतर है ना। तो यहां पर सरल तो बहुत है, लेकिन जब मिले जुले बिल्कुल नजदीक के ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, वैसे ही जहां पे आपको लग रहा है कि ये कठिनाई है, लेकिन सटीक शब्द आपको पहचानना ही होगा। शब्दों के उपसर्ग या प्रत्यय पर भी आपको ध्यान देना होता है। जैसे नि धन भय, निर्भय, अधन मृत, अमृत, है ना। ऐसे ही यहां पर सधन हृदय, सहृदय। तो इस तरीके से चीजों को आपको ध्यान में रख के, उपसर्ग भी यहां पर, अगर आप, जैसे मैंने कहा ना कि सारे टॉपिक आप साथ में लेके पढ़िए। पर्यायवाची भी यहाँ पे सोचिए, आप विलोम भी यहाँ पर सोचिए, यहाँ पे वाक्यों, वर्तनी, वर्तनी भी शुद्ध आपको रखना है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। गुण दोष से संबंधित भी कई बार आपके सामने आता है कि जो सब हमेशा सत्य बोलता है तो लोग कहते हैं ना सत्यवादी है, सत्यवादी हरिश्चंद्र है ये। जो दूसरों की मदद करता हो तो परोपकारी हो, जो किसी पर दया करते करे तो वो दयालु हो जाएगा। व्यक्ति से संबंधित, जो विद्यालय जाता हो तो छात्र होगा, जो युद्ध करता हो योद्धा होगा, जो न्याय करता हो वो न्यायाधीश होगा। सोचना है इस तरीके से, बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन गलतियां ना हो। अब एक कठिन टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक आपका है पर्यायवाची। सबको कठिन लगता है, 5-6 सवाल सबके हो जाते हैं, 4-5 सवालों में सबको दिक्कत होती है, कभी कभी 3, कभी कभी 4 सवालों में। पर्यायवाची में रटना ही है, लेकिन कुछ तरीके बता रहा हूं, अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो आप मान के चलिए आपके पर्यायवाची शब्द एक भी गलत नहीं होंगे। सबसे पहले जो पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है उसको सेंटर में रखिए। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया सूर्य, और फिर सूर्य को समझने के बाद में भाई पर्यायवाची क्या होता है, जिसका अर्थ एक जैसा हो, अर्थ एक जैसा हो। लेकिन अर्थ एक जैसे होने के बावजूद भी कई बार आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। एक पर्यायवाची के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द आप यूज नहीं कर सकते। जैसा मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि वीणा पाणी, यानी कि जिनके हाथों में वीणा हो, सरस्वती जी को कहते हैं, तो वीणा कर वहां पे नहीं करेंगे, है ना। कमरबंद तो कटिबंध कर देंगे तो वो ज्योग्राफी का एक हो जाएगा। तो कमरबंद में कमर और कटी पर्यायवाची है, ऐसे चेंज नहीं करेंगे। तो अर्थ उसका एक ही होता है, सेंटर में उसको रखिए, और फिर उसके बाद में आप देखिए कि किस किस संदर्भ में आप इस शब्द के बारे में जानते हैं। सूर्य को आपने रखा, सूर्य को सेंटर में रखने के बाद में उसके बारे में आप सोचना चालू करिए। तद्भव हो, तत्सम हो, देशज हो, कोई भी शब्द हो, पर्यायवाची में सब चलेगा। पर्यायवाची में ये बाउंडेशन नहीं होता है कि अगर रात्रि पूछा गया है तो सारे तत्सम शब्द ही आपको बताने हैं। रात भी होगा, है ना, कालिमा भी हो जाएगा उसका भाव निकाल के, रात काली होती है, निशा भी हो जाएगा, है कि नहीं है। तो जल तत्सम है, पानी तद्भव है, आब उर्दू है, लेकिन ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची, क्योंकि सबकी जननी संस्कृत है, एक ही परिवार के हैं, पूर्वज इनके एक थे, अब ये बंटवारा हो गया है, भाई भाई सब अलग अलग हो गए हैं। ऐसा परिवारों में होता है। तो इसको आप ध्यान में रख के चलिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हर एक भाषा, काव्य साहित्य से भी पर्याय आपको मिलते हैं, जैसे रात्रि में निशा, रजनी, तमनी, है ना। इस तरीके के शब्द आपको काव्य में कहीं पे, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, जो क्लास आप शाम को आइए, क्लास करिए, डेली क्लास होती है, कोर्सेज में तो मैं सब बताता ही रहता हूँ, जहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट होता है आज भी आपसे बता ही रहा हूँ। कि जैसे आप, तुलसीदास जी ने कुछ लिखा है ना, कबीर जी ने कुछ लिखा है, मीराबाई की कोई पंक्ति आपको याद आ रही है। हालांकि बॉलीवुड के जो गाने हैं, चाहे गुलजार साहब ने लिखा है, नदीम श्रवण ने लिखा है, तो पर्यायवाची खूब यूज करते हैं वो लोग, है ना। फिल्मों में आप फूल को गुल कहेंगे, है ना, कहेंगे कि नहीं, बाग को गुलिस्ता कहेंगे, कहेंगे कि नहीं। तो इस तरीके के, और अब अगर पौराणिक नाटक आपने देखा हो तो वहां जंगल का जिक्र आएगा तो अरण्य कहेंगे। तो
उन चीजों को आप ध्यान में लाइए कि आपने जंगल के बारे में, या जब बात जिसकी हो रही है बगीचे के बारे में या फूल के बारे में, कौन कौन से शब्द आज तक देखे सुने हैं। अगर वो आपको याद आते हैं तो आप उनको लिखिए, उसके बारे में सोचिए। वर्गवार भी आपको अभ्यास करना होगा। देवता के पर्यायवाची आपसे पूछे जाएंगे, प्रकृति के पूछे जाएंगे, भावना, गुण, इन सब के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। तो आपको सभी देवताओं का, जैसे आपसे अक्सर लोगों का प्रश्न रहता है, आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि पर्यायवाची इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो चीज मैं बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट आपको ये कवर करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप जितने भी देवता हैं उन देवताओं के पर्यायवाची, देवियों के पर्यायवाची तैयार करिए। आप प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, प्रकृति, इनसे संबंधित चीजों को तैयार करिए। तालाब है, पहाड़ है, पर्वत है, पृथ्वी है, आकाश है, इसको तैयार करिए। देवता जितने हैं, इंद्र है ना, भगवान शिव हैं, हनुमान जी हैं, है ना, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, प्रकृति की चीजें हैं ना, सब उनको याद करिए। पेड़ पौधों, जंगलों, खूब पूछा गया है। जितने भी रिश्ते हैं, रिलेशंस, उन रिश्तों को तैयार करिए। आपको भावों, जितनी भी भाव है ना, प्रेम है, दया है, करुणा है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, जितनी भी चीजें हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, उससे नहीं मतलब है, वो खूब ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे, खूब ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। सबसे ज्यादा जो पर्यायवाची पूछी जाएगी वो इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपसे पूछी जाएगी। देवी देवता, प्रकृति, रिश्ते, भाव। अब रिश्ते में जैसे माता का, पिता का, बहन का, है ना, इस तरीके से आपसे खूब पूछा जाएगा, खूब ज्यादा पूछा जाएगा। और प्रेमी प्रेमिका तो खैर जो है ही है, वो सब लोग जानते ही हैं उनके बारे में, उनके पर्यायवाची के बारे में, है ना। तो उसमें ये मत लिखिएगा चुन्नू, मुन्नी, पुच्चू, ये पर्यायवाची नहीं होता है। खाली लिखने पूछा नहीं जाएगा, नहीं तो लोग लिख दें, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो पर्यायवाची इन चीजों की आप तैयार करिए। वाक्यों वर्तनी शुद्धि, ये भी टॉपिक जो है वो कठिन पड़ जाता है कई बार इस दृष्टिकोण से, क्योंकि वाक्यों वर्तनी शुद्धि में, वाक्य शुद्धिकरण में काफी दिक्कतें होती हैं। वाक्यों वर्तनी शुद्धि का सबसे बड़ा आधार है कि आप वर्तनी दोष को दूर करिए। वर्तनी शुद्धि से वाक्य शुद्धि होती है। वर्तनी को कई बार लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं हमें याद रहेगी। ये गलती आप ना करिए। आप वर्तनी को लिख लिख के तैयार करिए। आंख बंद करके लिख के कोशिश करिए, देखिए ना उधर। आंख बंद करने का यहाँ मतलब है कि नकल मार के नहीं लिखना है। अगर गलत लिख जा रही तो फिर से लिखिए, 5-5, 7-7 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। रा, जहाँ पे रेफ रा लगता है, जहाँ पर हलंत लगता है, हल वाले प्रश्न जितने हैं उनको आप देख लीजिए। जहाँ पर जैसे उज्जवल है, उज्जवल की वर्तनी, जहाँ पे आधा जा 2 बार यूज हुआ है, इस तरीके की जितनी भी कठिन है, जहाँ पर थोड़ा सा लंबी स्पेलिंग है, तो उनको आप लिख लिख के तैयार कर लीजिए। वाक्य को कई बार पढ़िए पहले और सूक्ष्म अवलोकन करिए कि वाक्य में किस जगह पे गलती हो सकती है। कई बार छोटी छोटी गलतियां आप सही पढ़ लेते हैं और उसमें गलत दी रहती है, और याद ना आए तो उस वाक्य का मनन करके फिर एक बार लिख के देखिए, आप सही लिखेंगे। वर्तनी कभी आपको क्लासरूम में याद ना आए, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप उसको ऐसे आंख बंद करिए और उसको ऐसे लिख के देखिए। कहने का मतलब उधर वाली गलत वाली छोड़ दीजिए और लिख के देखिए। आपके हाथ को बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। आपका जब दिमाग नहीं काम करता है तो ये कहता है कि ठीक है चलो हम लिख के दिखाते हैं। आप कभी भी इसका प्रयोग करिए, आप देखिए निश्चित तौर पर आप जान जाएंगे। तो सबसे उचित और सबसे सही विकल्प का चुनाव तो करना है, ये भी तो ध्यान रखना है, लेकिन हर एक संभव प्रयास करना है कि आपको सही याद आए। अब सही विकल्प के चुनाव करने में कई बार लोग गड़बड़ी में ये भी कहते थे कि चलो ये भी तो सही होगा, ऐसा नहीं है। उन चारों विकल्पों में जो सबसे सही है वो आपको उत्तर देना है। कई बार ऐसा होता है कि वाक्य में 2 वाक्य आपको मिल जाएंगे जिसमें गड़बड़ियां होंगी, वर्तनी में 2 वर्तनियां आपको मिल जाएंगी जिसमें गड़बड़ी होगी। तो उसमें अगर गड़बड़ छांटने का है तो सबसे ज्यादा गड़बड़ कौन है, और अगर सही छांटने का है तो सबसे सही कौन है, ये देखकर आपको उत्तर देना होता है। किसी भी परीक्षा में, चाहे जीएस का, चाहे आपका हिंदी का प्रश्न पत्र है, उसमें आप ये कोशिश करिए कि सबसे सटीक आंसर कौन सा हो सकता है, सबसे सही आंसर कौन हो सकता है, इसको छांटने का प्रयास करिए। सारे आंसर आपके सामने हैं, विकल्प आपके सामने हैं, उनमें से सबसे बेहतर आंसर क्या है। ये कई बार 2 आंसर हो सकते हैं। हिंदी के पेपर में ऐसा होता है, ये वाक्य भी हमको गलत लग रहा है, दूसरा भी, और पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ज्यादा गलत कौन सा है, जिसमें बड़ी मिस्टेक है उसको देखिए।
परीक्षा भवन में भी लिखकर आप चेक करिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर परीक्षा भवन में आप लिख के नहीं चेक कर सकते हैं तो आप गलत कर देंगे। कई बार आपको ये लगने लगता है कि अरे मुझे तो आता है, लेकिन परीक्षा भवन में आपको लिख के चेक करना चाहिए, ठीक है ना, लिखकर चेक कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो रहता है तत्भव तत्सम का। तत्भव तत्सम में सबसे बड़ी गलतियां जो होती हैं बेसिक लेवल पे, सबसे ज्यादा कुछ नियम है और यहां से हर बार सवाल आता है, अगर इन नियमों को आप ध्यान में रखेंगे तो उन नियमों के कारण आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं अनुस्वार, चंद्रबिंदु और यहां पर आप देखेंगे तो तद्भव में आपका जो प्रयोग होता है वो कई शब्द आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए, है ना, और वो तत्सम में आके नहीं हो रहा है, उसको आप देखिए। बात समझ में आ रही है? तद्भव तत्सम में इस जगह पे बहुत गलतियां होती हैं। अच्छा, कुछ मैं नियम आपको बताता हूं, जैसे शा, सा और शा, इसके प्रयोग को आप देखेंगे, यहां पे मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज समझा रहा हूं। जितने भी तत्सम शब्द होंगे तो तत्सम शब्द में ये वाला और ये वाला सा आएगा, और जो तद्भव शब्द होगा ज्यादातर ये सा, दंत सा उसमें प्रयुक्त होता है। बात समझ में? जितने भी तत्सम शब्द होंगे तो उसमें छा का प्रयोग आपको मिलेगा, और जितने जितने भी तद्भव शब्द होंगे उसमें ये वाला छा नहीं रहेगा, उसमें छा रहेगा। तो ऐसा नहीं कि छतरी की स्पेलिंग बदल जाएगी, ये कोई ऐसे नियम नहीं है कि हर जगह आप तत्सम छतरी की स्पेलिंग आप तुरंत ऐसे कर दें। छतरी की स्पेलिंग वही रहेगी, ये गलत हो जाएगी, लेकिन जहां पर गड़बड़ी हो सकती है उनका, इसीलिए कई बार लोग ऐसे बता देते हैं कि नहीं ये वाला छा, जैसे ये जो प्रयोग है चंद्र बिंदु का, अनुस्वार का प्रयोग, ये तत्सम शब्द में होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे सारे शब्द नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उनको देखिए, पढ़ते समय इन चीजों का ध्यान रखिए। या का जा में परिवर्तन जो होता है, तद्भव शब्द जब आएगा तो जा हो जाता है, और नॉर्मली जैसे अयोध्या कहते हैं, अयोध्या कहते हैं, है ना, अयोध्या, आद्य का आज हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो या का जा हो जाना ये ध्यान रखना है आपको पढ़ते समय। ऐसा नहीं कि सारे शब्दों में आप, अब जहां जहां जा आ रहा है, कोई तत्सम शब्द में भी जा आ सकता है तो आप उसको कह देंगे नहीं ये तो गड़बड़ है, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन सामान्यता ये होता है, लोग वा और बा में खूब कंफ्यूज होते हैं। बा ज्यादातर तद्भव शब्द में आता है और वा ज्यादातर तत्सम शब्द में आता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी शब्द ऐसा न मिले जो तत्सम हो और बा, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, कहने का मतलब यह है। अगर ऐसा बता दिया नहीं ऐसा ही होता है तो ये गलत हो जाएगा। हो सकता है इसी चीज को ध्यान में रख के और प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, तो गलत नहीं करना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। विशेष विशेषण भी लोगों को टफ पड़ता है। विशेष विशेषण के जब प्रश्न आप करें तो सबसे पहले प्रश्न करें कैसा, कितना, कौन सा, और इनका जो उत्तर होगा वो विशेषण होता है। और अगर आपको लग रहा है कि उत्तर विशेषण के तौर मतलब जो शब्द मिल रहा है वो विशेषण नहीं है तो एक बार देखिए, लेकिन विशेषण निकालने के लिए आपको ये प्रश्न करने होते हैं। कभी भी इन चीजों को वाक्य में कोई भी शब्द दिया होगा और वाक्य प्रयोग करके उसमें कैसा, कितना इस तरीके से लगाएंगे तो आपका आ जाएगा। जैसे आपने आम खाया तो कैसा आम था वो, तो मीठा आम था, मीठा आम खाया, तो यहां पे मीठा क्या हो गया, विशेषण। तीन लड़के आए तो आपने पूछा कितने लड़के आए, तो यहां पर कितने, तीन लड़के आए, तो तीन यहां पर विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण हुआ, ये संख्यावाचक विशेषण हुआ, ठीक है। अब संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक, जैसे कि कुछ लड़के आए तो ये अनिश्चित हो गया, तीन लड़के आए ये निश्चित हो गया। इन प्रश्न कैसा, ये प्रश्नवाचक जो शब्द है, कितना और कौन सा, इसके आधार पर आप ये देख सकते हैं जो उत्तर मिलेगा वो विशेषण होगा, और उस शब्द जो उत्तर मिल रहा है उसको आप छांट सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहां पर पूछा जाता है, जैसे आपने कैसा पूछा तो गुणवाचक विशेषण, कितना पूछा तो परिमाणवाचक, कौन सा तो संख्यावाचक या संबंधवाचक आ जाएगा, ठीक है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनको गिनिए, काउंट करने का प्रश्न पूछा जाता है, कितने विशेष्य हैं, कितने विशेषण हैं, तो विशेष्य होता है
वो शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण वो शब्द होता है जो विशेषता बताता है। अब विशेषता वो बता रहा है जिस शब्द के पहले लगा हुआ है, तो आप उसको विशेषण में गिनेंगे, और जिस शब्द के पहले लगा है उसको विशेष में गिनेंगे। निश्चित कर लीजिए कि आप कैसे उसको अंडरलाइन करते हैं, गोला बनाते हैं, और फिर गिन के उसको बता दीजिए। और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, है ना, जैसे आम मीठा है, ये आम मीठा है, लेकिन आम बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, आम बहुत मीठा है। तो मीठा तो आम की विशेषता है कि आम मीठा है, लेकिन बहुत मीठा तो बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। और प्रविशेषण की काउंटिंग विशेषण में नहीं की जाती है, उसको मत गिनिएगा उसमें। कई बार लोग ये गड़बड़ियां कर देते हैं, किताबों में गलत आंसर दे दिए जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से आप तैयार करिए अपना, ठीक है। और इस तरीके से तैयार करने के बाद ये 6 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, मेरे ख्याल से आपके स्कोर में निश्चित तौर पर इजाफा हो जाएगा 100%। निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि आपका स्कोर अगर 52 आ रहा है तो वो 56-57 हो जाएगा, 48 आ रहा है तो 55 पहुंच जाएगा। और जिनका स्कोर 55-57 है उनको ये सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो तो सब जानते ही हैं। अगर ये काम आप अपना खुद कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, कर लीजिए। नहीं तो हम लोग भी ये काम करवा रहे हैं अंतिम दिनों में क्रैश कोर्स के माध्यम से। आपके पूरे जीएस, हिंदी हिंदी और इसके पहले हमने जीएस का भी आपको एक पूरा 45 दिनों की रणनीति का वीडियो बताया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया, लोगों को शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये भी वीडियो वैल्यूएबल है, अगर आपको लगता है मेरे बताने का तरीका कुछ काम करने वाला है, अगर आपको लगता है कि ये अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी है, तो उन तक पहुंचाइए। और ये सब अगर आपको लगता है कि मेरा प्रयास आपको कुछ दे पा रहा है, तो आप इसको लाइक करिए। अगर आप ये खुद काम कर लें तो सबसे अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। और मैं निश्चित तौर पर बताता हूं कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में आपका स्कोर बढ़ेगा ही। कोई इसमें दूसरा कुछ कोई और अलग विचार है ही नहीं है, बढ़ना है तो बढ़ना है, ठीक है। कोई पूछे फायदा होगा कि नहीं होगा, तो कोई दूसरा विचार है ही नहीं है कि फायदा होगा। कितना होगा ये आपके प्रयास पे डिपेंड करेगा, है ना। कैसे होगा ये आपके प्रयास पे डिपेंड करेगा, लेकिन फायदा होगा ये निश्चित है। इसके अलावा अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो मॉडल पेपर हमारे ऐप पर उपलब्ध है। 200 प्रश्नों के 140 जीएस, 60 हिंदी, 10 मॉडल पेपर है, बहुत ही कम पैसे में। आप इससे प्रयास कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अपनी कमियों को समय रहते दूर कर सकते हैं। अभी पर्याप्त समय आपके पास है। अगर आप पूरे सेक्शनल टेस्ट देना चाहते हैं, हिंदी और जीएस के 100 टेस्ट, जिसमें हिंदी के 6 टॉपिक के बार बार रिपीट होंगे टेस्ट 25-25 क्वेश्चन के, और जीएस के 50-50 क्वेश्चन के, तो हमारे ऐप पर जाके इसको दे सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए, तो आप ये चाहे तो कर सकते हैं। बाकी इन चीज़ों को फॉलो करिए। कोई भी आपका कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न जो है वो ड्रॉप कीजिएगा, और वहां से हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।